में हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट है, पार्ट 3 में है, इसका हम लोग आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 देखेंगे और एकदम शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट से ये फ्रेम किया हुआ कंसेप्ट है और प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35। बहुत बार हो सकता है पूछ दे या प्रीवियसली पूछा भी जाता है कि कितने से कितने आर्टिकल्स तक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स एंड इट हैज़ आर्टिकल्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। आई रिपीट वंस अगेन, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, आर्टिकल 12 है डेफिनेशन। किस चीज़ को डिफाइन करता है? आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट मतलब होता क्या है वो डिफाइंड है आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है कि स्टेट इंक्लूड क्या क्या करता है, वो बताता है। 3 चीज़ इंक्लूड करता है स्टेट। ओके, देखिए आर्टिकल 12 मतलब फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट के लिए बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए मतलब पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के लिए स्टेट तीन चीज़ इंक्लूड करता है। क्या क्या? पहला, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा। गवर्नमेंट, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा क्या होगा? सेकंड, दूसरा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ईच स्टेट, ये स्टेट लेवल पे हो गया पहला सेंट्रल, ये स्टेट लेवल, और तीसरा हो जाएगा लोकल लेवल पे। पहला, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। एंड थर्ड, all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। all local authorities जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, वो भी स्टेट के डिफिनेशन में ही आएगा। 3 चीज़ें हैं आर्टिकल 12 में, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है। ये देखिए प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आई रिपीट वंस अगेन, स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 12 हमारा। देखिए बहुत छोटे से 2 मिनट में आपको आर्टिकल 12 बता दिए, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल 12 इतना छोटा नहीं है। प्रीलिम, हम क्या बोले हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शॉर्ट में बता दिए हैं। नहीं तो अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर की वीडियोस में कभी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आर्टिकल 12 में काफ़ी इंटरप्रिटेशन है, बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है कि स्टेट किसको किसको इंक्लूड करता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग शॉर्ट में आर्टिकल 13 भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 ऐसे लॉज के बारे में बताता है, ऐसे लॉज के बारे में बात करता है जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 13 में 2 डॉक्ट्रिन्स आता है जो जुडिशरी मतलब जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है। 2 डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक और है वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसे हम लिखे नहीं हैं, फिलहाल यही 2 लिखे हैं, ठीक है। आप कमेंट करके हमें शॉर्ट में बताइए, कमेंट करके कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है। ये आर्टिकल 13 में हम इतना बता दे रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, गलत होगा तो हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे एंड सही रहेगा तो अकॉर्डिंगली बता भी देंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कब कमेंस हुआ? 1950 में आया, लागू में आया। तो 1950 से पहले यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने भी लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है यानी इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट के, वो वॉइड होंगे। और पूरा का पूरा लॉ ही वॉइड नहीं होगा, सच इनकंसिस्टेंसी मतलब जिस तरीके से जितना वॉइड हो रहा है, जितना इनकंसिस्टेंट है उतना वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसकी ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात आ गई। अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात है। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करे या फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट में रहे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा लॉ बनाया जाता है तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा, जिस एक्सटेंट तक वॉयलेशन कर रहा है उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा, ठीक है। लॉ मतलब होता क्या है? आर्टिकल 13 में बताया गया है कि मतलब फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट में कि लॉ मतलब होता क्या है, तो इसमें समझाया है लॉ इंक्लूड्स, लॉ ये चीज़ें इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है? लॉ इंक्लूड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा क्या क्या इंक्लूड करता है या इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता है, तो क्या क्या इंक्लूड करता है ये ध्यान में रहेगा तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ओके। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन,
कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम एंड और यूजेज, सारे कस्टम एंड यूजेज नहीं, बस वो कस्टम एंड यूजेज जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ओके, और फिर लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 13। ये जो आर्टिकल 13 है, इसका प्रोविज़न किसी भी अमेंडमेंट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पे अप्लाई नहीं होगा जो आर्टिकल 368 में होता है, ठीक है। आर्टिकल 368 क्या है, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 13 शैल नॉट अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। यही था हमारा इस वीडियो का आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आई होप ये कंसेप्ट यूज़फुल लगा होगा आपको। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद दोस्तों।